इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जो है इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिजिक्स से हम लोग शुरुआत करते हैं ना। ये कुछ भौतिक राशियां लिखी हुई है यहाँ पर, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भौतिक राशियां हैं और इनके जो मात्रक जो है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में सवाल पूछता है आपसे, जैसे लंबाई का मीटर होता है आप जानते हो, द्रव्यमान का किलोग्राम आप जानते हो, टाइम का सेकंड आप जानते हो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, सवाल पूछता है, ठीक है। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तापमान जो होता है इसका मात्रक केल्विन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तापमान का केल्विन हो गया मात्रक, है ना। ये एसआई पद्धति में 7 मात्रक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मूल मात्रक है ना, इनको बोलते हैं मूल मात्रक कहते हैं, ये कुल मिला के 7 होते हैं ना। ज्योति तीव्रता जो है इसका कैंडिला है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक कैंडिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका मात्रक मोल है। तो एग्जाम में आपसे ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका मात्रक मोल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ राशि ऐसी होती है जो अदिश राशि होती है, ठीक है, जिनमें दिशा नहीं होती उनको बोलते हैं अदिश राशि, या फिर इन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दूरी है, चाल है, समय है, ऊर्जा है, शक्ति है, विद्युत धारा है, आवेश है, ठीक है। तो डिस्टेंस है, आपके स्पीड है, और टाइम है, एनर्जी है, पावर है, करंट है, और आपकी चार्ज है। इसको ध्यान रखना, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिजिक्स में सवाल खूब पूछता है कि करंट कैसी राशि है, अदिश राशि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें दिशा होगी उसको बोलते हैं सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि आपके मैंने बल इस दिशा में लगाया तो बल कैसी हो गई, आपके सदिश राशि हो गई, ठीक है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आपके सदिश राशि है, ठीक है। वेग, वेलोसिटी आपके सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण जो है आपके वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर आपके वेग होता है, ठीक है। विस्थापन में जो चेंज होता है वो वेग होगा, ठीक है। जब आप विस्थापन में समय का भाग दोगे तो क्या आएगा, वेग आएगा, ठीक है। तो वेग आएगा, और जब आप वेग में समय का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है ना, फोर्स हो गया, बल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एग्जाम में यही सवाल पूछता है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि, आपको ध्यान रखना, वेक्टर प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूटन के गति के दोस्तों नियम की बात करूं आपसे, तो न्यूटन गति के 3 नियम आप जानते ही हो। पहला नियम दोस्तों क्या बोलता है, पहला नियम है कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बल ना लगाया जाए, ठीक है। जब हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु को बल लगा करके हम जो है गतिशील भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक बल नहीं लगाएंगे वस्तु की जो स्थिति है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, या न्यूटन का पहला नियम, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का दोस्तों नियम कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों गाड़ी चलती है, एकदम गाड़ी चलती है और चलते हुए एकदम ब्रेक लगाती है, तो हम लोग जो है वो आगे की ओर गिरते हैं। ये आपके लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है, ठीक है। जब गाड़ी रुकी हुई है, एकदम चलेगी तो हम पीछे की ओर जाएंगे, ये लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गति का पहला नियम जो ये कि यही कहता है कि वस्तु अपनी परिवर्तन स्थिति जो है उसमें बने रहना चाहती है, कोई चेंज नहीं करती है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, सवाल दोस्तों एग्जाम्पल की पूछता है, इसमें एग्जाम्पल पूछूं आपसे तो दोस्तों आपके अगर कोई इसका एग्जाम्पल पूछूं आपसे, बस एकदम से रुकने पर आगे की ओर गिरना, बस एकदम चलने पर पीछे की ओर गिरना, ये आपकी इसी के एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान रखना है ना। अगला है गति का सेकंड नियम, ठीक है। जो आपकी जो सेकंड रूल है गति का, ये होता है फादर इक्वल टू मा। क्या होता है, फादर इक्वल टू मा, या फिर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, आपके ये होता है गति का सेकंड नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग जो है आपके सेकंड नियम जो है इसी के एग्जाम्पल लिखना, क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी बॉल पकड़ता है ना, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी बॉल पकड़ता है तो वो अपने हाथों को उस बॉल की दिशा में आगे की ओर ले जाता है, ठीक, जिससे कि उसका इस हथेली पर फोर्स कम लगे और दर्द कम हो, इसलिए वो बॉल की दिशा में हाथों को आगे बढ़ाता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही सवाल पूछता है एग्जाम में कि क्रिकेट में बॉल को कैच करते समय खिलाड़ियों द्वारा अपने हाथों को बॉल की गति की दिशा में पीछे की ओर ले जाना दोस्तों आपके जो आपके ऐसे कैच लेते हैं रसगुल्ला, उनका दोस्तों
थोपड़ा टूटने का डर रहता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले वो रविंद्र रचिंद्र आपको देखा होगा आपने, ऐसे कैच ले रहा था, बॉल दिखी नहीं, सीधा बॉल कहां पड़ी, यहाँ पर, ठीक है। विराट कोहली देखना दोस्तों, आपके विराट कोहली या फिर जो ये बढ़िया बढ़िया जो खिलाड़ी है ना, एकदम रविंद्र जडेजा टाइप के, वो ऐसे कैच लेते हैं एकदम, है ना। तो वो वाला कैच है आपके, एक्चुअली में वो पढ़े लिखे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ उन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, न्यूटन का थर्ड नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन रिएक्शन कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। रूल आपके कौन सा है ये आपके मोमेंटम जो कंजर्वेशन है इसका लॉ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अगर रॉकेट आपके एक्शन रिएक्शन, ठीक है, आपने किसी को आई लव यू बोला, उसने आपके जोरदार थप्पड़ मार दिया, ये हो गया एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है, ठीक है। रॉकेट आपके ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे की ओर बल लगाता है, थ्रस्ट करता है नीचे की ओर, और फिर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। जब आप बंदूक से गोली चलाओगे दोस्तों आपके, तो आपका हाथ जो है बंदूक से गोली आगे जाएगी और बंदूक आपके हाथ को पीछे की ओर डालेगी, ठीक है। ये भी इसी का एग्जांपल है किसका? एक्शन रिएक्शन का, ठीक है। तो रॉकेट आपके लॉन्चिंग के समय, जो मैंने आपसे कहा, पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी को, दोस्तों ये पृथ्वी है, मैं इसके ऊपर चल रहा हूं, तो मैं पृथ्वी को पीछे की ओर धकेल रहा हूं। अब दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान इतना अधिक है कि मैं उसको धकेल नहीं पा रहा हूं, और वो हमें आगे की ओर धकेल रही है, हम चल रहे हैं, ठीक है। यही आपके जो है चलने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे वो आसानी से आगे की ओर बढ़ सके, ये भी इसी का एग्जाम्पल, ठीक है। बंदूक जो है आपके, बंदूक से चलने वाली जो गोली है, वो भी इसी का एग्जाम्पल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों प्रतिक्रिया में वो लव यू टू नहीं बोलेगी, मैं जानता हूं ना तुमको तो मैंने एग्जांपल उसी हिसाब से दिया है, ठीक है। तुम रसगुल्लो को, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या बोलने वाली है, ठीक है। बेरोजगार को रिवर्स में थप्पड़ ही मिलता है, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले को रिवर्स में लव यू टू मिलता है, ठीक है। आप चेक कर लेना कौन से में आते हो ना। चलिए आगे चलिए, बल का मात्रक पूछे आपसे, क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या? तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक डाइन भी होता है, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो फोर्स है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पलायन वेग की बात दोस्तों करता हूं, ठीक है। मान लो दोस्तों आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ऐसा मान लो, ठीक है, या आप उसको पसंद नहीं करते हो, जैसे आपने आई लव यू कहा, उसने आपको वापस से लव यू टू कहा, आपको दोस्तों गुस्सा आ गया, आपने उसको ऐसे उठा के भाई साहब आसमान की ओर फेंका, ठीक है। और मान लो आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंक दिया, वापस ही नहीं आएगी रसगुल्ला ना, स्वाहा, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगी, और जो वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकल गई वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग कहते हैं। क्या वैल्यू है इसकी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, इतना तेज आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आपके। इसके बाद दाब की बात करूं, फोर्स की बात करूं आपके, तो फोर्स बराबर क्या होता है? जो आपके सॉरी प्रेशर बराबर क्या होता है? जो दाब है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला इसका। कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखना, जैसे कि फादर इक्वल टू मा हो गया, ठीक है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। इसके अलावा वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपके टाइम हो गया, टाइम हो गया लिखना आपके। इसके अलावा एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। प्रेशर बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया आपके। फोर्स अपॉन एरिया हो गया। बल का दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल भी होता है। और वायुमंडलीय दाब जो होता है, इसको हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, उसको हम बैरोमीटर से नापते हैं, आपको ध्यान रखना। दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग जो है ना आपके उसमें चेंजेस होते हैं, और जो चेंजेस होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों बैरोमीटर में आपके अगर मान लो बैरोमीटर में एकदम दोस्तों क्या हो, एकदम दोस्तों आपकी रीडिंग जो है आपके एकदम रीडिंग जो है आपकी वो नीचे गिर जाए दोस्तों ना, एकदम रीडिंग जो है वो नीचे गिर जाए, मतलब कि आप दोस्तों प्यार में एकदम गिर चुके हो, ठीक है। अब जब प्यार में आप गिर जाते हो तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आता
है, ठीक है। तो जब आप प्यार में गिरते हो तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आता है, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी आंधी तूफान दोस्तों आने वाला है, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग नीचे गिरती है एकदम, तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी दोस्तों रेटिंग जो है आपकी ऊपर उठती है, मतलब आप प्यार से ऊपर उठ चुके हो, आप प्यार से ऊपर उठ चुके हो, तो आपकी जिंदगी साफ रहेगी, ठीक है। मौसम साफ रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप प्यार में धीरे धीरे गिरते हो, ठीक है, वो गाना गाते हुए धीरे धीरे गिरते हो कि दोस्तों वो गाना है ना आपके, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तो वही अगर आप प्यार में धीरे धीरे गिरते हो तो सावन आता है, मतलब हल्की हल्की बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है। ये सवाल आते हैं एग्जाम में, चिंता मत करो आप, है ना। बैरोमीटर की रेटिंग एकदम नीचे गिरेगी, जिंदगी में आंधी तूफान आएगा ना। रीडिंग का मतलब प्यार मान लो आप, तो अगर आप प्यार में गिरोगे तो जिंदगी में आंधी तूफान आएगा, प्यार से अगर आप ऊपर उठ जाओगे जिंदगी साफ हो जाएगी, है ना। अगर प्यार में धीरे धीरे गिरोगे तो जिंदगी में आपके बारिश वाली आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी दूरी की इकाई बेटा? पारसेक दूरी की है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, आपको ध्यान है, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, पारसेक भी दूरी की इकाई है ना। वायुमंडलीय दाब मैंने आपसे अभी कहा कि यही बैरोमीटर से करते हैं हम भविष्यवाणी जो है, और 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्य की दोस्तों बात करूं आपसे, तो कार्य क्या होता है आपके, तो बल को अगर विस्थापन से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, आपके मान लो दोस्तों आपके यह वस्तु यहां पर थी, ठीक है, मैंने इस पे दम लगाया, ठीक है, मैंने इस पे दम लगाया और इस वस्तु को दोस्तों मैंने यहां से यहां पर कर दिया, ठीक है, यहां से यहां पर कर दिया, तो इसने यहां से यहां तक दूरी चली है, और जो मैंने इसको बल लगाया है वही इसका कार्य होने वाला है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी ये क्या होता है आपके, ये होता है कार्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई आपके जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, अर्घ भी होती है, ठीक है। तो कार्य हो या फिर ऊर्जा हो, दोनों की इकाई जूल कैलोरी अर्घ होती है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, ऊर्जा की बात करूं आपसे, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल है। इसको स्टार लगाना, जितने भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूं ना आपको, ये बहुत मेहनत से तैयार हुए हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, कितना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है आपको। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 9, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, ठीक है। देखो अभी तक मैंने आपसे कहा एक्सेलरेशन बराबर आपके वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये मैंने आपसे कहा। फादर इक्वल टू मा हो गया ना, एफ बराबर एम है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा यहाँ पर जो आपके दाब जो होता है, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपके बल इनटू विस्थापन जो है, ये कार्य होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया दोस्तों। अब पढ़ते हैं पावर की बात कर, शक्ति की बात करते हैं, ठीक है। सो शक्ति दोस्तों क्या होता है, शक्ति जो होता है वो क्या होता है, शक्ति होता है कार्य अपॉन आपके समय, कार्य करने की जो दर होती है वही पावर होती है। भाई मैं कितना कार्य कर सकता हूं, जो मेरी दर होगी वही मेरी पावर होगी। कोई मशीन कितना कार्य करेगी वो उसकी पावर होने वाली है। तो पावर क्या होता है, कार्य करने की जो दर होती है, क्षमता जो होती है, वो पावर कहलाती है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर आपके वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और इसकी मात्रक क्या होता है, वॉट जो है ये इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सरफेस टेंशन की बात करता हूं, ठीक है। सरफेस टेंशन ये बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण आपके दोस्तों, पानी के ऊपर कभी देखना, पानी के ऊपर अगर आप किसी कील को डाल दोगे तो वो पानी में डूब जाएगी, ठीक है। वहीं दोस्तों पानी के ऊपर आप किसी बाल्टी को डाल के देखना, आपके सीधा ऐसे वो डूबेगी नहीं दोस्तों। क्यों नहीं डूबती है आपके, वो कारण है सरफेस टेंशन का, ठीक है। पानी का जो ऊपरी सतह जो होती है उस पर जो बल लगा होता है आपके, उस बल या तनाव को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सरफेस पे लगने वाली टेंशन, ठीक है। सरफेस पे लगने वाला बल जिसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। एक लाइन आपको इसमें ध्यान रखनी है, पृष्ठ तनाव दोस्तों हमेशा क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो हमेशा क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगा। तनाव दोस्तों, तनाव करता क्या, तनाव दोस्तों आपके दिमाग को संकुचित करने का प्रयास करता है, ठीक है। अगर तनाव होगा
तो जो आपका एरिया है वो छोटा हो जाएगा अपना आप, ठीक है। तो तनाव जो है, सरफेस टेंशन जो है वो आपके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो सरफेस टेंशन, द्रव की स्वतंत्र सतह कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का, देखो क्षेत्रफल कम से कम प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिससे वह हमेशा तनाव में रहती है। सरफेस टेंशन आपसे परिभाषा नहीं पूछता है, सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल पूछता है दोस्तों ना। बरसात की बूंद का गोल होना, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें जब भी बात दोस्तों आपके आयतन की, सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया की आएगी, तो सबसे कम जो होता है वो किसका होता है, गोला का होता है, ठीक है। जो बूंद जो होती है, जो गोल होता है आकृति, उसका न्यूनतम सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इसलिए बरसात की बूंद आपके न्यूनतम सरफेस एरिया प्राप्त करने के लिए कैसी होती है, गोल होती है। और उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव कारण है, ठीक है। तो बरसात की बूंद का गोल होना दोस्तों ना, गर्म सूप का स्वादिष्ट होना, ठीक है। जब दोस्तों हम तापमान से बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, ठीक है। जब हम तापमान बढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृष्ठ तनाव दोस्तों कम होगा आपके, तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा। मैंने कहा ना, सरफेस टेंशन जो है वो क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। सरफेस टेंशन कम होगा मतलब कि एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल दोस्तों बढ़ेगा, मतलब कि कोई चीज फैलेगी, क्या कोई चीज फैलेगी। अरे यही तो हुआ, क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब कोई चीज दोस्तों फैलेगी, है ना। जब गर्म सूप जो है, सूप का जब तापमान में बढ़ाऊंगा तो सूप का सरफेस टेंशन कम होगा, सूप का सरफेस टेंशन कम होगा तो सूप जो है मेरी जीभ के ऊपर फैलेगा, ठीक है। जब मेरी जीभ के ऊपर कोई चीज फैलेगी तो जो मेरे जीभ में जो टेस्ट बेड है, जो आपके स्वाद कणिका है, वो उसका स्वाद लेंगी कि भाई साहब चिरपा है, मीठा है, खट्टा है, तो फिर मुझे मजा आएगा। तो गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो चुका है, वो फैलेगा, मेरी जीभ पर फैलेगा तो मुझे स्वाद आएगा, ठीक है। तो गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण बहुत पतली सुई का दोस्तों पानी पर तैरना, पानी पर तैरना आपकी ये होता है, क्योंकि वो उस टेंशन को उस टेंशन को आपके पानी की पतली सुई को पानी पर तैरा आपके। अगर दोस्तों सुई को ऐसे गिराओगे तो वो जो सरफेस टेंशन है वो टूट जाएगा, सुई अंदर घुस जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों सुई को ऐसे गिराओगे तो वो सरफेस टेंशन को तोड़ नहीं पाएगी और वो उसके ऊपर तैरती रहेगी। आप चेक कर लेना, ठीक है। सुई अगर ऐसे गई तोड़ देगी सरफेस टेंशन को, अगर ऐसे गई तो सुई आपके तैरती रहेगी, ठीक है। अगला, साबुन के बुलबुलों का सामान्य पानी के बुलबुलों की से बड़ा होना भी दोस्तों इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद, इसके अलावा दोस्तों आपकी ध्वनि की बात करूं तो इसमें सरफेस टेंशन में आपको बरसात की बूंद का गोल होना और गर्म सूप का स्वादिष्ट होना, ये दो एग्जाम्पल इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ध्वनि की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, ठीक है। ध्वनि जो साउंड जो होती है इसमें अगर बात करूं आपसे तो एक होती है ऑडिबल साउंड, जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसको आप और मैं सुन पाते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो वो इसी मात्रा ऑडिबल होता है, ठीक है। तो 20 दोस्तों हर्ट्ज से आप ऐसे लाइन बनाइए, यहाँ पर 20 हर्ट्ज लिख दीजिए, यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज लिख दीजिए। अगर इसके बीच में है, ठीक है, अगर इसके बीच में है तो इसको बोलते हैं ऑडिबल, क्या बोलते हैं, ऑडिबल कहते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों इससे कम है, ठीक है, अगर इससे कम है, ये तो सुनने वाली हो गई, ठीक, जो हमें सुनाई देती है, ठीक है। अगर इससे कम है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके इंफ्रासोनिक, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसको हम, मैं और आप आपके नहीं सुन पाएंगे दोस्तों। ये भूकंप के समय जो है आपके, ये आपकी जो तरंगे वो निकलती है, ठीक है। भूकंप के टाइम पर ये वाली साउंड, ये वाली वेव जो है वो निकलती है, भूकंप के समय आपके निकलती है। इनको कुछ जानवर सुन पाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब कुत्ता जो है वो भौंक रहा होता है तो कुछ गलत होने वाला है, ऐसा गांवों में, ऐसा गांवों में किंवदंतियां होती है, आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो कुछ जैसे सारक है, कुछ ऐसी जो आपके जीव हैं वो इसको सुन पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, कुछ कीट, कुत्ते आदि इन तरंगों का अनुभव कर पाएंगे, अपशब्दों का हम और मैं और आप जो है नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों इस 20,000 से अधिक हो गए तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड, क्या बोलते हैं इसको, इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। अगर 20,000 से अधिक हुई अल्ट्रासोनिक हो गई, 20 से 20,000 ऑडिबल हो गई, और 20 से कम हुई तो क्या होगी आपके, ये होगी इंफ्रासोनिक, ठीक है। इसको भी दोस्तों हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही आपके शार्प होती है, बहुत ही, इसको आप और मैं नहीं सुन पाते। इसको जो है तो सुनने वाले कौन होते हैं आपके, चमगादड़ सुन पाते हैं इसको, ठीक है। चमगादड़ दोस्तों देख नहीं पाती, आप जानते हैं, जब वो ऐसे गति करती है आगे की ओर तो उससे अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, पराश्रव्य
तरंग निकलती है, जब वो आगे टकराती हैं, अगर कोई चीज आगे होगी टकराएगी वापस आएगी तो वो अपना मार्ग चेंज कर लेती है, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास से चमगादड़ चेक करना, कभी जब ये उड़ती है आपके पास से तो एकदम से आपके ऐसे सुर निकल जाती है, आपको लगता है मेरे ही चिपकेगी भाई साहब, पर वो चिपकती नहीं है, ठीक है। तो जो अल्ट्रासोनिक होते हैं इनकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपकी आवृत्ति होती है। इन तरंगों का उपयोग अगर आपने सोनोग्राफी जब करवाते हो तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हो, ठीक है। तो गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए जो है इनका यूज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, दोस्तों आपके डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता होती है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्वनि वैक्यूम में गति नहीं करेगी, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए होता है। और जो आपके ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल से नापते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला विद्युत धारा पूछूं आपसे, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। मतलब आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई का मतलब करंट हो गया, क्यू का मतलब कुलाम हो गया, मतलब आवेश हो गया, और टी का मतलब चार्ज हो गया, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है, और जो विद्युत धारा इसका मात्रक क्या होता है आपके, इसका मात्रक आपके दोस्तों एम्पियर होता है, ठीक है। एक बड़ा ही फेमस नियम है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, ओम का नियम, बी बराबर आई आर। क्या है, बी बराबर आई आर जो है ये बहुत ही फेमस ओम का नियम दोस्तों, देने वाला ओम था। और जब आप जानते हो बी बराबर क्या है, वी का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। कभी आपके घर में जो स्विच है उस पर देखना लिखा होता है 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है 220 वोल्टेज। जो हमारे घर में जो स्विच होते हैं वो इस वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज आपके जो विभव है वो बी हो गया, ठीक है। आई हो गया करंट आपके, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो बी बराबर आई आर ओम का नियम हो गया, किसका नियम है, ओम का नियम दोस्तों ना। रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है इसका मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम होता है। इसको फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और वी का मात्रक आपके वोल्ट होता है, आप जानते हो विभव जो है वोल्ट हो गया। तो बी बराबर आई आर, आपको ओम का नियम ध्यान रखना है दोस्तों ना। रेजिस्टेंस की एक बात ध्यान रखनी है, अगर दोस्तों तार की लंबाई, भाई तार के अंदर करंट फ्लो होगा, अगर तार की लंबाई बढ़ेगी, अगर दोस्तों तार की लंबाई बढ़ेगी, तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा दोस्तों ना। रेजिस्टेंस का आप दोस्तों मतलब समझ लीजिए कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसमें जो दोस्तों ब्रेकर की तरह, मान लो दोस्तों रोड है, आपके रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है, वो तो है विद्युत धारा, बीच में जो ब्रेकर आएंगे वो है रेजिस्टेंस। तो विद्युत धारा या आवेश के प्रवाह का विरोध करने वाला कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर ये अधिक होगा तो तार आपको थोड़ा थोड़ा गर्म नजर आएगा, ठीक है, गर्म महसूस होगा, तार जो है अधिक है ना। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके, जो करंट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा एसी, अल्टरनेटिव करंट, एक होती है दिष्ट धारा या फिर डायरेक्ट दोस्तों करंट, ठीक है। आपके मेरे घर में जो करंट आ रही है वो कौन सी करंट है, वो अल्टरनेटिव करंट है, वो एसी है। आपके मेरे घर में जो करंट आ रही है, लाइट जल रही है, पैनल चल रहा है, ये सब करंट कौन सा है, वो तो आपके अल्टरनेटिव करंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बैटरी में या फिर जो मोटर में करंट होता है वो कौन सा होता है, वो आपके डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। सो बैटरी में आपका दोस्तों मोबाइल में जो आपके बैटरी है आपकी, उसमें जो करंट जाता है वो कौन सा होता है, वो आपके डीसी होता है, ठीक है। देखिएगा एसी की बात करूं, समय के साथ दिशा बदलती है, कौन दोस्तों, एसी दोस्तों ना। तो एसी आपके ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसी एसी जो है आपके वो ऐसे चलती है दोस्तों। डीसी दोस्तों आपके सो डीसी जो है आपके वो आपके समय के साथ में दिशा नहीं बदलती, आपको ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्मर में काम, देखो हमारे घर के बाहर हमारे घर तक बिजली पहुंचाने वाला कौन है, ट्रांसफॉर्मर आपके। अरे हमारे घर के बाहर कौन डीपी लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में काम कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। आपके घर में आपके एसी आती है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर में काम नहीं आएगी छापरा आपके, ये मोटर के अंदर है, मोटर में है, ये आपके मोटर में काम आती है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर में आपके घर के अंदर कौन सी, ये वाली आती है, ठीक है। इसकी आवृत्ति छोटी होती है, दिशा बदलती है आपके 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। और आपके इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए, क्यूरी ताप की बात करूं आपसे, इसको छोड़िए क्यूरी ताप को, आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र इसका मात्रक होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला जो है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, दोनों बात ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अभी ट्रांसफॉर्मर आगे आएगा, चिंता मत कीजिए ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, और चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आप ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर की खोज करने वाले कौन थे, माइकल फेराडे, कौन थे, माइकल फेराडे, ठीक है।
आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर दोस्तों होता ही है। कभी आप देखना, आप अगर गांव के अंदर रहते हो तो वहां पर अगर थोड़ी बहुत आंधी तूफान आ जाए, थोड़ी बहुत बारिश वारिश दोस्तों आ जाए, तो ट्रांसफार्मर जो फूक जाता है ना, खबर आती है कि 2 दिन लाइट नहीं आएगी, ट्रांसफार्मर फूक गया, ट्रांसफार्मर डीपी जो है उड़ गई दोस्तों, है ना। ऐसी खबरें सुनी होंगी ना। कई बच्चे सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। नहीं, कंसेप्ट को ध्यान दोस्तों रखना आपके। देखो हमारे घर दोस्तों जो लाइट चाहिए हमको 220 वोल्टेज चाहिए, ठीक है। इससे अधिक की लाइट जो है वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमारे जो ये लगे हुए हैं आपके जो उपकरण लगे हुए हैं फूक जाएंगे दोस्तों, ना। हमें 220 वोल्टेज चाहिए, ठीक है। जहां से दोस्तों लाइट आ रही है आपके, आपने सुना है 11 केवी का बिजली का वो लगा हुआ है यहाँ पर, 11 केवी का ऐसे बोलते हैं ना, 32-36 केवी का लगा हुआ है, मतलब कि 11,000 वोल्ट का। मानो 11,200 वोल्ट का भी लगा हुआ है, मान लो अगर जो है 11,000 वोल्ट का भी लगा हुआ है, तो आप सोच के देखो भाई साहब एक बार कि अगर 11,000 वोल्ट सीधी यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा रसगुल्ला, थोड़ा विस्फोट दोस्तों, है ना। इसलिए बीच में लगा होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? इसका काम केवल एक ही काम है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। मैं फिर कह रहा हूं, वोल्टेज को हाई से लो में कन्वर्ट करना काम किसका है? ट्रांसफार्मर का है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को परिवर्तित किए बिना उसे दोस्तों बढ़ा या घटा सकता है, आपको ध्यान है, ठीक है। तो जो वोल्टेज जो है, इस वोल्टेज को चेंज करने की पावर किसके पास में? उस वोल्टेज को चेंज करने की पावर जो है वो ट्रांसफार्मर के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकाश तरंगों के गुण की बात करूं तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है, इस स्पीड से प्रकाश की चाल वैक्यूम में चलती है, जो कि सर्वाधिक होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। समतल दोस्तों दर्पण की बात करते हैं, ठीक है। दर्पण आपके सामने दोस्तों आ चुके हैं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वही दर्पण की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब उसके सामने इमेजिन करो, आप उसके सामने खड़े हुए हो, ठीक है। आप उसके सामने खड़े हुए हो, आपका एक आभासी जो चित्र है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप उसको छूने का प्रयास करोगे, वो भी आपको छूने का प्रयास करेगा, ठीक है। आप उसको देख के हंसोगे, वो भी आपको देख के हंसेगा, ठीक है। तो जो सामने जो चित्र इमेज बनती है वो कैसी होती है? आभासी होती है, ठीक है। आभासी के साथ में जब भी आभासी वर्ड आएगा, जब भी वर्चुअल वर्ड आएगा, तो इमेज हमेशा सीधी होगी। आभासी के साथ सीधा होता है, वास्तविक के साथ उल्टा होता है, ये फिक्स है, ठीक है। तो इमेज कैसी बनती है? इमेज जो बनती है आपकी, वो कैसी बनती है? सीधी बनेगी और आभासी बनेगी और आपके बराबर बनेगी, ठीक है। जितना आप हो उतना ही आपको इमेज जो है वो सामने दिखाई देगी समतल दर्पण के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, समतल दोस्तों दर्पण जो आपके, दर्पण दोस्तों होता क्या आपके, जिसमें आप जो है आर पार ना देख सको, दर्पण होता है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इसमें क्या होता है आपके, सुनो, इसमें आपके एक तरफ जो है आपके वो सिल्वर का लेप लगा होता है, ठीक है। एक तरफ लेप लगा होता है और यहां से आप देखते हो और जो चीज आप देखते हो वो आपको इसमें दिखाई देती है, ठीक है। वो दर्पण होता है। लेंस में आप आर पार, जो मेरे लगा हुआ है वो लेंस है, ठीक है। मैं अपनी आंख के इधर से उधर देख पा रहा हूं ना, ये लेंस है, ठीक है। दर्पण में आप आर पार नहीं देख सकते, दर्पण जो आपके जो लगा हुआ है वही आपको दिखाई देगा, ठीक है, सीधा। तो ध्यान रखना, अगर पहला पॉइंट तो आपके वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके, जैसे मेरे सामने जिसमें मैं देख रहा हूं ना, जिसमें मैं आपको देख रहा हूं, वो दर्पण है दोस्तों मेरे सामने ना, जिसमें मैं आपको देख रहा हूं ना, इस समय कैमरे के पास में दर्पण लगा हुआ है, जिसमें मैं खुद दिखाई दे रहा हूं वापिस, ठीक है दोस्तों। इसमें जो मेरा लेफ्ट है आपके वो राइट दिखाई देगा और जो मेरा राइट है आपके वो लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके, इसको बोलते हैं आपके पार्श्व परिवर्तन कहते हैं ना। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखता है, इसको बोलते हैं लैटरल चेंज कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूर होती है, दर्पण से प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण से कौन सा होता है आपके, जब दोस्तों हम जो है, जब हम आपके बाहर वाली जो आपकी सतह है, उभरी हुई सतह जो है, उसके ऊपर लेप कर देंगे और जो आपके अंदर वाली जो सतह है, इसका यूज हम जो है परावर्तन के लिए करेंगे, तो वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ये आप दोस्तों कोई छोटी चीज को बड़ी करके देखना हो, ठीक है, कोई छोटी चीज को बड़ी करके देखना हो तो हम इसका यूज करते हैं। मेरी बात सुनना, कोई छोटी चीज को आपको बड़ी करके देखना हो तो आप इसका दोस्तों यूज करते हो, ठीक है। शेविंग दोस्तों, शेविंग जो आप करते हो, शेविंग जो दर्पण लगा होता है, देखना आप जो है उसमें आपको छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती हैं, जिसे आराम से आप सेव कर पाते हो, ठीक है। वहीं दोस्तों जो आपके दांत के या फिर जो डेंटिस्ट दोस्तों जो होते हैं आपके, उस डेंटिस्ट के हाथ में देखना पेन होता है, ठीक है। डेंटिस्ट के हाथ में पेन होता है ना,
और सो आपको लगता है कि वो पेन है, ठीक है, पर उसमें आगे आपके अवतल दर्पण लगा होता है, कॉनकेव मिरर उसमें लगा होता है आगे, ठीक है। वो ऐसे डालता है, उस कॉनकेव मिरर में जो है वो छोटी चीज जो होती है आपकी बड़ी दिखती है, वो अपनी चिमटियों से उसको खींच लेता है, ठीक है, दांत को नहीं, वो उनको खींच लेता है ना। तो ये आपके दंत विशेषज्ञ जो हैं उनके भी, दांत वाले, नाक, ईएनटी वालों के भी ये काम दोस्तों आता है, ठीक है, ईएनटी वालों के काम यही आता है। और अवतल दर्पण का उपयोग आपको छोटी चीज को बड़ी करके देखना हो, आप तो ये ध्यान रखना, छोटी चीज को बड़ी करना हो तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और बड़ी को छोटी दोस्तों करना हो, आप गाड़ी चला रहे हो, साइड में जो मिरर है आपको, उसमें आपको पीछे वाला पूरा सीन देखना दोस्तों, मिरर इतना सा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी देखना आपको उसमें दिखाई देती है, तो बड़ी चीज को छोटी करना हो तो कौन सा आएगा, वो आएगा कौन सा, आपके उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर आएगा, ठीक है। तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में साइड व्यू मिरर के लिए हम इसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए अपवर्तन के नियम, ठीक है। दोस्तों अपवर्तन जो आपके, जब वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो वस्तु है आपके उसमें थोड़ा वो चेंज आता है अपनी दिशा में, ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं अपवर्तन, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। इसका एक नियम होता है जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपके म्यू, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू होता है, इसे बोलते हैं रूल ऑफ स्नेल। कभी कभी सवाल पूछता है कि स्नेल का दोस्तों नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर सो म्यू होता है, ठीक है। मान लो दोस्तों आपके, मान लो इसके ऊपर एक माध्यम है, ठीक है, मान लो इसके ऊपर एक माध्यम है, माध्यम फर्स्ट है ना, और यहाँ पर एक माध्यम आपके माध्यम सेकंड दोस्तों ना, जैसे कि पानी और कांच है ना, पानी कांच, हवा पानी, या फिर हवा कांच, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, दो मीडियम दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और ये दोस्तों आपकी अभिलंब जो है ये वो यहाँ पर, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। जब दोस्तों कोई वस्तु जो आपके, कोई वस्तु आपके मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, कोई वस्तु ऐसे आ रही है यहाँ पर, जो आपके आने वाली जो किरण है वो ऐसे आ रही है, दोस्तों इस किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं आई, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आई या फिर आपतन कोण, ठीक है। जब दोस्तों ये वस्तु आपकी यहाँ से, दोस्तों यहाँ से मान लो आपके ऐसे जाएगी तो इसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, इस अभिलंब, इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलते हैं आपके आर, ठीक है। तो ये हो गया आर हो गया, ठीक है। तो ये आपतन कोण हो गया, ये आपके कौन सा हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, आई और आर हो गया। और इन माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक, क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, उसे हम कहते हैं म्यू कहते हैं। तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है, स्नेल का नियम, ठीक है। देखिए अब चीजों को समझाने के लिए टाइम तो बहुत अधिक चाहिएगा, अभी मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं, तो आपको इतना समझ लीजिए, कभी टाइम मिलेगा तो आपको अलग से प्रकाश चैप्टर को अलग से पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आज क्लास के बाद में, ठीक है, अभी मत करना, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्लास के बाद में कि सर प्रकाश वाला चैप्टर पूरा पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, इनके इमेज, पर लेंस की पावर जो है वो, और इनसे होने वाले जो रोग हैं, डिजीज, उनका निदान जो है, वो सारी चीजें मैं आपको एक चैप्टर में पढ़ा दूंगा, आप कमेंट करना, ठीक है, क्लास समाप्त होने के बाद में। अभी केवल कंसेप्ट में इतना ही है, फैक्ट में इतना है कि स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। आगे बढ़ी सुनो, जो म्यू, जो अपवर्तनांक मैंने कहा है, वो हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हीरा के लिए 24.2.42 होता है, ठीक है, पानी के लिए 1.33 होता है, वायु के लिए 1.0003 होता है, और निर्वात के लिए दोस्तों 1 होता है, ठीक है। जो जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा, ठीक है। देखो हीरा सबसे अधिक सघन होगा, ठीक है, पानी उससे कम सघन होगा, वायु उससे कम सघन होगा, और निर्वात तो सघन होगा ही नहीं, विरल होगा, ठीक है। तो जितना डेंस होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो हीरा सबसे सघन है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है, ध्यान रखना है। 2.42 आपसे सवाल पूछ सकता है ना, ये चारों सवाल एग्जाम में पूछता है कि हीरे का कितना है अपवर्तनांक, पानी का कितना है, वायु का कितना है, और निर्वात वैक्यूम का कितना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर कुछ अपवर्तन के नियमों का एग्जाम्पल देखूं, आपके रिफ्रैक्शन का दोस्तों एग्जाम्पल्स हो, जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखते हैं दोस्तों, वो अपवर्तन के कारण दिखते हैं, ठीक है। तारों का टिमटिमाना दोस्तों, आपके जल में कोई चीज डूबी हुई है, अगर वो ऊपर उठी हुई दिखाई दे आपको या टूटी हुई दिखाई दे तो वो कौन है, अपवर्तन, ठीक है। जल में आपने सिक्का डाला, अगर वो सिक्का आपको थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, वो अपवर्तन है, ठीक है। तो जल में आधी डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ, ठीक है, कोई चीज मुड़ी हुई दिखे या कोई चीज ऊपर उठी हुई दिखे तो वो अपवर्तन का एग्जाम्पल है। पानी से भरे बाल्टी के पैंदे का
ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है। सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद में कुछ समय तक सूर्य दिखाई देना, ठीक है। सूर्योदय जब हो रहा होता है तो हमें होने से जस्ट पहले देखना, आपको समझ आ जाएगा सूर्योदय होने वाला है, ठीक है। तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। वो इसके कारण दिखाता है। पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो कोई चीज ऊपर उठी हुई दिखाई दे पानी के अंदर, या कोई चीज मुड़ी हुई दिखाई दे, तो वो अपवर्तन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए पूर्ण दोस्तों आंतरिक परावर्तन, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपसे कहा दोस्तों ये अभिलंब हो गया, यहाँ मीडियम 1 है दोस्तों, यहाँ मीडियम 2 है। मान लो दोस्तों, मान लो कोई जो आपके किरण है आपके, वो ऐसे आपके आती है कहाँ पर, अभिलंब की ओर, ठीक है। ऐसे दोस्तों वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। अभी तो मैंने आपसे कहा कि वो जो है वो इस माध्यम में चली जाएगी, ठीक है। पर दोस्तों ऐसी कंडीशन हो जाए एक आपकी जिसमें ये इस माध्यम में जाने के बजाय दोस्तों आपके वापस इस माध्यम में आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब कोई आपके आपतित किरण आपके अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में जाएगी, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार दोस्तों आते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर यही सिद्धांत पे काम करता है। हीरा दोस्तों आपके, हीरा का चमकना जो है आपके, जो हीरा चमकता है वो भी इसी पे चमकता है, ठीक है। और जो प्रकाशीय तंतु है वो भी इसी पे काम करता है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप सड़क पे चल रहे हो, गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, आपको आगे जो है ऐसा लगता है पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही आप वहां पहुंचते तो पानी आपको नहीं दिखता है, ठीक है। दोस्तों रेगिस्तान में पानी का आभास होता है, पानी होता नहीं है पर उसका आभास होता है आगे ना, इसको बोलते हैं हम लोग मरीचिका कहते हैं, ठीक है। तो जो मरीचिका है वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका जो है वो इसी का एग्जाम्पल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हीरे का चमकना, प्रकाशीय तंतु का एग्जाम्पल ऑप्टिकल फाइबर, और मृग मरीचिका जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसी का दोस्तों एग्जाम्पल है, ठीक है। लेंस की क्षमता की बात करते हैं, जो लेंस की जो पावर होती है वो P बराबर 1/f होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ जो है इसके इनवर्स होती है, ठीक है। पर एक बात ध्यान दोस्तों रखना है कि लेंस की जो क्षमता है इसका मात्रक होता है क्या, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेकिन ये डायोप्टर तभी होगा जब फोकस दूरी मीटर में होगी, ठीक है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में जो है लिखता है कि मान लो लेंस की दूरी जो है, लेंस की फोकस दूरी 300 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों ना। कई लोग सोचते हैं कि 1/300 होगी ये लेंस की क्षमता होगी, नहीं रसगुल्ला, पहले 300 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो और फिर जो है लेंस की क्षमता निकालनी है। डायोप्टर के लिए मीटर होना अनिवार्य है, आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने जो लेंस लगाया हुआ है वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। मुझे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है तो लेंस कौन सा, अवतल लेंस है। तुम पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, सारे कंसेप्ट फिजिक्स के हैं एक्चुअली में, इनको मैं अगर दिमाग भटक गया ना रसगुल्ला, तो इन कंसेप्ट को समझाने में आपको 5-5 घंटे लग जाएंगे मुझे, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में आपको सारी बातें बताने की, ठीक है। दोस्तों मान लो जो मेरा लेंस आपके, वो कौन सा लेंस है आपकी, ये आपके अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। मुझे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, उसके लिए लेंस कौन सा है, उसके लिए लेंस काम करता है दोस्तों कौन सा, अवतल लेंस, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो अवतल लेंस है, मेरा जो लेंस है ना इसकी पावर नेगेटिव है। जो भी बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों के जो लेंस होते हैं उनकी पावर होती है नेगेटिव, जैसे कि -2.5 ऐसे होता है, -3, -1 ऐसे होता है बच्चों के लेंस, है ना। और जो बुढ़ापे में जो लेंस होते हैं आपके, उनकी पावर होती है +1 +2, है ना। जिनको पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है उनकी पावर होती है +1 और +2। तो उत्तल लेंस की जो पावर होती है आपकी वो कैसी होती है, प्लस में होती है, ध्यान ना। अवतल लेंस की पावर कैसी होती है, कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव जो लेंस है इसकी पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी पावर पॉजिटिव होगी, है ना। तो कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव है और कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में महत्वपूर्ण है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दृष्टि दोष, मैंने अभी आपसे कहा एक होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पास की वस्तु साफ नहीं, उल्टा है, हिंदी है दूरदृष्टि दोष, मतलब है पास की वस्तु साफ नहीं दिखना क्या होता है, वो होता है दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोलते हैं,
हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। पास की वस्तु साफ नहीं दिखना, बुढ़ापे में दोस्तों ये होता है, और आप जानते हो जब पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है तो उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस जो है इसका यूज करते हैं पास की वस्तु को साफ देखने के लिए हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष के अंदर, ठीक है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। जब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती तो उसका बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जो मुझे है वो यही वाला है, निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु जवानी में यही वाला रोग होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। दोस्तों होता क्या है, जवानी में दोस्तों आपकी नजर पड़ोसी पे होती है, ठीक है। तो जवानी में आपकी नजर कहाँ होती है? पड़ोसी पे होती है, ठीक है। पड़ोसी पड़ोसन कुछ भी मान लो तुम जो है। तो जवानी में हमारा पूरा ध्यान क्या होता है? पास की चीज के वो होता है ना। जवानी में हमारा पूरा ध्यान पास की चीज पे होता है, इसलिए हमारी दूर की दृष्टि कमजोर हो जाती है रसगुल्ला, ठीक है। तो जवानी में सारा ध्यान पास की चीज पे होता है, इसलिए दूर की वस्तु जो है अपने आप कम, हमारी दूर की दृष्टि कमजोर होती है, ठीक है। सो बुढ़ापे में रसगुल्ला पास की चीज से कोई मतलब होता नहीं है, सब आपके वैराग्य वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए दूर की चीजें जो दिखाई देती है, पास की चीजें जो है वो धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया हो गया ना। इसमें लेंस कौन सा काम करेगा? अवतल लेंस काम करेगा, ठीक है। नेगेटिव आपकी इसकी पावर होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैंने कहा कि निकट दृष्टि दोष में कौन काम करेगा? इसमें करेगा अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष में कौन काम करेगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए आप, निकट में कितने वर्ड हुए? 3, ठीक है। अवतल में 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दूर में 1 और 2, उत्तल में 1 2 3, यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कम कम वाले को आपस में मिला दो और अधिक अधिक वाले को आपस में मिला दो, ठीक है। निकट 3 हो गया, ठीक है। इन दोनों में अधिक वाला कौन है? ये हो गया। इन दोनों में अधिक वाला कौन है? ये हो गया। इन दोनों में अधिक वाला कौन है? ये हो गया। तो निकट, अवतल, कॉनकेव। हिंदी याद करो चाहे इंग्लिश याद करो ना, दूर, उत्तल और कॉन्वेक्स, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए इंद्रधनुष, रैन, वो आपके वो बारिश जब होती है आप उसको फोन करते हो, तू बाहर निकल के देख रेनबो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, आप उसको फोटो खींच के नहीं, क्योंकि वो बाहर आती है उसको रेनबो दिखाई नहीं देता है दोस्तों आपके, क्योंकि उसकी जो खिड़की है वो दूसरी तरफ है, रेनबो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। तो फिर कहती है कि मुझे तो नहीं दिख रहा। फिर आप कहते हो तू चिंता मत कर, मैं फोटो खींच के तुझे भेजता हूँ, ठीक है। तो इंद्रधनुष जो रेनबो होता है, उसकी बात जो 7 रंग आपको ऐसे दिखाई देते हैं आपके, वो रेनबो, ठीक है। रेनबो 2 तरह का बनता है, ये सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है। ये कैसे बनता है? जब 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या बनेगा? प्राथमिक रेनबो, ठीक है। और द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करूं आपसे, तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों आपको ध्यान रखना है इंद्रधनुष के अंदर, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब फैलना। क्या होता है? फैलना जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और रमन प्रभाव इसी सिद्धांत पे काम करता है, स्कैटरिंग के सिद्धांत पे ही आप जानते हो, ठीक है। दोस्तों आपके सबसे अधिक पूछूं आपसे, सबसे बिबिग्योर आपको ध्यान दोस्तों रखना है। आपके सबसे कम कौन फैलता है? सबसे कम ये फैलता है, ठीक है। और सबसे अधिक कौन फैलता है? सबसे अधिक तो ये फैलेगा, ठीक है। जो सबसे कम फैलेगा वो दूर तक दिखाई देगा, ठीक है। जो सबसे कम फैलेगा वो दूर तक दिखने वाला है। तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होगी? इसकी होगी, ठीक है। इसलिए हम रेड सिग्नल का यूज करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के लिए ना। देखिए बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसका प्रकीर्णन आपके सबसे कम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस जो सबसे कम फैलेगा वो दूर तक जो है दिखाई देने वाला है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, खतरे के निशान का लाल होना, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आकाश का लाल नारंगी दिखाई देना, ये इसके एग्जाम्पल प्रकीर्णन के, ठीक है। केमिस्ट्री की बात दोस्तों करूं आपसे, तो केमिस्ट्री जो है इसके जनक कौन है? आपके वर्जिलियस जो है ये इसके जनक है केमिस्ट्री के, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट पॉइंट देखना आपके, इसके बाद द्रव्यमान संख्या की वजह से बात करूं आपकी। देखो कोई भी हमारा जो कोई भी तत्व होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ZXA, ठीक है। जेड ये तो आपके तत्व हो गया, मान लो दोस्तों, मान लो ये तत्व हो गया, ठीक है। जेड हो गया परमाणु क्रमांक। क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। उसकी आवर्त सारणी में क्या पोजीशन है? वो परमाणु क्रमांक होती है, ठीक है। और ए क्या हो गया? उसका एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु भार हो गया, ठीक है।
और दोस्तों एक परमाणु के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अगर मैं इसको परमाणु मानूं तो यहाँ पर ये हमारा नाभिक है, इसमें कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगी, उसका परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर उसमें प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है, अगर इनको जोड़ दूंगा मैं आपस में तो क्या बनेगा, परमाणु भार बनेगा। क्या बनेगा, परमाणु भार। जैसे कि 6C12 दोस्तों, देखना आपका ना, इस कार्बन में आपके कार्बन में 6 दोस्तों इलेक्ट्रॉन है आपके, और 6 इसमें प्रोटॉन है, और 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और परमाणु भार पूछो कितना हो गया, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस आपके जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6, तो आपके 12 हो गया, ठीक है। तो 6C12 आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है छापना, न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से आपके जो प्रोटॉन है इसको माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और डाल्टन ने सिद्धांत दिया था परमाणु का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए, समस्थानिक दोस्तों कौन होता है आपके, जो हमारी आवर्त सारणी है, अगर उसमें जिनका स्थान सेम होगा आपकी, देखो ZXA, ठीक है। जब दो का एलिमेंट का ये नीचे वाला सेम होगा तो क्या होगा, समस्थानिक, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं, समस्थानिक या फिर इसको आइसोटॉप कहेंगे, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला सेम होगा तो क्या बोलेंगे, इसको समभारिक या आइसोबैरिक कहेंगे, ठीक है। ये वाला सेम समस्थानिक, ये वाला सेम आपके समभारिक। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, 1H1 1H2 और 1H3, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। देखो ऊपर वाला डिफरेंट है, नीचे वाला सेम, 1 1 1, तो क्या हो गया, समस्थानिक हो गया ना। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3, नीचे वाला सेम हो गया 1 1 1, तो आपको समस्थानिक को ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है दोस्तों समभारिक, कौन, समभारिक, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल आपके 6C14 और 7N14, ठीक है। देखिए ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे वाला आपके अलग अलग है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 7, ठीक है। तो समस्थानिक नहीं होंगे आपके। ऊपर वाला 14 कैसे होंगे, समभारिक होंगे, ठीक है। इनका परमाणु भार सेम है तो समभारिक होंगे, है ना। आगे देखिए परमाणु तत्व, है ना। परमाणुता का मतलब होता है एटोमेटिसिटी, एटॉम का नंबर, है ना। जब हम लिखते हैं किसी चीज को तो उसमें एटम का नंबर कितना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप अगर हाइड्रोजन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिख दो हाइड्रोजन, है ना। आप अगर ऑक्सीजन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, है ना। तो कितने परमाणु है इसमें, 2 परमाणु है, तो इसका परमाणुता कितनी होने वाली, 2 होने वाली, ठीक है। अगर दोस्तों आप जो है अगर हीलियम आप लिखने को बैठोगे तो ऐसे लिखोगे ना, हीलियम में कभी आप जो है 2 नहीं लगाओगे, नियोन में कभी आप 2 नहीं लगाओगे, आर्गन में कभी आप 2 नहीं लगाओगे, क्रिप्टॉन में कभी आप 2 नहीं लगाओगे, है ना। जीनोम में कभी आप 2 नहीं लगाओगे, हाँ नाइट्रोजन में आप 2 लगाओगे, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 लगाओगे आप, ठीक है। ओजोन में आप 3 लगाओगे, तो ओजोन का परमाणुता 3 होती है, हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 2 होती है। अधिकांश गैसों की कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन जो परमाणु जो आवर्त सारणी में जो 18वें नंबर का जो ब्लॉक होता है, जिसको हम शून्य गैस कहते हैं, उसकी परमाणुता 1 होती है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोम, क्रिप्टॉन, रेडोन, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। इन्हें शून्य गैस कहते हैं, इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं, इन्हें नोबल गैस कहते हैं, इन्हें आदर्श गैस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है इनकी परमाणुता कितनी होगी आपकी, इनकी 1 होने वाली है, जैसे कि 1 1 1 1 1 होगी, ठीक है। बाकी अधिकांश गैसों की कितनी होने वाली, 2 होने वाली है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया आपको। मोजले की जो आवर्त सारणी उसका आधार क्या, परमाणु क्रमांक है। जबकि मेंडलीव जो इससे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव की थी, उसका आधार क्या था, परमाणु भार उसका आधार था। इसका क्या है, परमाणु क्रमांक इसका आधार है। इसकी आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 क्या है, 7 आपके जो है 7 आवर्त है। तो 7 तो पीरियड है, आवर्त है, 18 वर्ग है। आपको ध्यान रखना है किसकी में, मोजले की आवर्त सारणी में ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जिसकी खोज मोजले ने की है। इसमें 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। 18वें वर्ग को शून्य समूह कहते हैं, ठीक है। सो 18वां जो वर्ग है आपके, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन है, इसको शून्य समूह कहते हैं, ठीक है। 70 नंबर वाला जो वर्ग है, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन और आपके फिर कल बहार आपके ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इसमें आता है ना। और नंबर 16 जो आपके वर्ग है, इसको बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, चैल्कोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन आपके जो है वो आता है, ठीक है। तो ये आपको चैल्कोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप
और शून्य या फिर अक्रिय गैस, ये 16, 17, 18 का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ पदार्थों के नाम देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपके इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CaSO4.2H2 है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। ये फॉर्मूला किसका? आपके जिप्सम। किसका है? जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से 1.5 अणु पानी का निकल जाएगा। क्या बनेगा? CaSO4.12H2O बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कभी मान लो बाई चांस दोस्तों आपका हाथ टूट जाए। ठीक है, शुरुआत में दोस्तों आपने उसको आई लव यू बोला, उसने वापस थप्पड़ मारा दोस्तों, थप्पड़ मारा, आप सीधा बस से नीचे गिर गए थप्पड़ मारने पे और आपका हाथ टूट गया। ठीक है, ऐसा मान लो आपका हाथ टूट गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि भाई प्लास्टर छड़ाना पड़ेगा इसके ऊपर। आपने कहा ठीक है छड़ा दो दोस्तों ना। तो डॉक्टर दोस्तों, अगर डॉक्टर एक पट्टी लेता है, उसको पानी में भिगोता है दोस्तों ना, पानी में भिगोता है उसको और आपके यहाँ पर उसको लेप लगा देता है। ठीक है, तो जो पानी से पहले जब वो पट्टी होती है तो क्या होती है? आपकी जिप्सम होती है। ठीक है, जब पानी में जब भिगो देता है तो आपको थोड़ा गरम गरम महसूस होगा, देखना आप है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद देखना वो बड़ा टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, वो बन चुका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसमें से 1.5 अणु पानी का बाहर निकल चुका है और जिप्सम से क्या बन गया? POP बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, अगला देखिएगा, लाफिंग गैस पूछूं आपसे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलते हैं ना, शोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं, HNO3 को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अम्ल राज जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ये आपके दोस्तों अम्ल राज जो है ये आपके HNO3 प्लस HCl को बोलते हैं। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? आपके इसी को हम एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों एक्वारेजिया होता है जिसमें 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं, पेट में पाया जाने वाला अम्ल होता है ये, और 1 अणु आपके HNO3 का होता है। ठीक है, ड्राई आइस की बात दोस्तों करूं आपसे, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल पूछूं क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का तेजाब H2SO4 होता है। एक्वारेजिया या फिर अम्ल राज जो है आपके वो HNO3 प्लस 3HCl होता है। और सूक्ष्म जो बर्फ होती है वो होती है ठोस CO2 है ना, सॉलिड CO2 आपके सूक्ष्म बर्फ होती है। लाल दवा जलने पे जो लगाते हो आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, कुछ धातु के नाम देखिए आप दोस्तों ना, एक एंटा एसिड और लिख लो आप। एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड जो है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस जो है मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं दोस्तों एंटा एसिड। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक पॉइंट और लिख लो आप, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना या फिर लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, वहीं आपकी जो CaO होता है इसको बोलते हैं आपके बिना भुजा चूना या फिर जो चूना आप घर में लगाते हो वही है। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम आपकी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसमें हम CO2 गैस प्रभावित कर देंगे तो ये बनेगा CaCO3। ठीक है, और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल जो होता है वही होता है। ठीक है, संगमरमर जो होता है ना वो यही होता है, व्हाइट रंग का जो होता है, दूधिया रंग का। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रभावित करने पर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि दूधिया रंग का होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे एंटा एसिड कहते हैं। ठीक है, वही दोस्तों आपके NaCO3 जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खाने का सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके खाने का सोडा जो आपके घर में होता है। ठीक है, और एक होता है Na2CO3 जो आपके, और ये क्या होता है आपके सोडियम जो कार्बोनेट है आपके उसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, Na2CO3.10H2 है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किससे मिलता है? बॉक्साइट से मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है। लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उसके एक्स हो गए। जिंक का जिंक ब्लेंड या फिर कैलोमिन हो गया। सीसा का दोस्तों गैलेना हो गया Pb का। पारा का सिनेवार हो गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है, लोहा हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। जिंक जो है वो जिंक ब्लेंड या कैलामिन से मिलता है। सीसा गैलेना से मिलता है। पारा किससे मिलता है? सिनेवार से मिलता है। ठीक है, आगे देखिए मिश्र धातु पूछूं आपसे, पीतल किससे बना है? पीतल बना है किससे? तांबा प्लस जिंक से ना। पिताजी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिताजी नोट करना। पीतल जो है, पीतल तांबा और जिंक आपको ध्यान रखना है। तो
टाँका जो आपके टाँका जो लगाते हैं दोस्तों, आपके टाँका भिड़ा वो नहीं है रसगुल्ला, ठीक है, जो कभी आपके कोई चीज बेल्डिंग जो करवाते हो ना, बेल्डिंग जो टाँका जो लगाते हो, बेल्डिंग जो करवाते हो, सोल्डर जो करवाते हो, वो टिन प्लस लेड का बना होता है, ठीक है, SN प्लस PV का बना होता है टाँका या फिर आपकी सोल्डर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कांसा पूछूं आपसे, ये तामा प्लस टिन का, Cu प्लस SN का, तामा प्लस टिन कांसा होता है और तामा प्लस जिंक क्या होता है, आपके पीतल होता है, ठीक है। और रोल्ड गोल्ड पूछूं किससे बना होता है, आपके तामा प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सिट्रिक जो अम्ल होता है वो कहां पर मिलता है, हमको सिट्रिक अम्ल में नींबू या संतरा खट्टे पदार्थ में मिलता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपके विटामिन C आंवला में मिलता है ना, टार्ट्रिक अम्ल आपके इमली के अंदर मिलता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल जो चींटी होती है, मधुमक्खी का डंक जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल आपके सिरका वाली जो प्याज होती है वो आपके ना। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है, पालक टमाटर में मिलता है, ठीक है। मैलिक अम्ल किसमें मिलता है, एप्पल में मिलता है ना, एप्पल में मिलता है मैलिक अम्ल, पालक टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चींटी में, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल और नींबू और संतरा में आपके सिट्रिक अम्ल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके संक्षारण कोरोजन की बात करूं तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण, ठीक है, लोहे पर जंग लगती है लाल रंग की, वो संक्षारण हो गया दोस्तों ना। ऐसे आपके चांदी के जो बर्तन उनका काला होना भी क्या संक्षारण, ठीक है, काला होना संक्षारण। तांबे के जो बर्तन है उनका हरा होना क्या होता है, ये भी संक्षारण होता है। तो चांदी के बर्तन का काला होना, तांबे के बर्तन का हरा होना और लोहे का लाल होना क्या होता है, संक्षारण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद लोहा जो चूर्ण है आपके, अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि जो अमोनिया जो बनाने की जो विधि है, उस अमोनिया बनाने की विधि का नाम क्या है, हैबर विधि, ठीक है। और उसमें किसका यूज करते हैं हम, लोहा चूर्ण जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, इस रिएक्शन को बढ़ावा देने का दोस्तों काम करता है, ठीक है। जब आपके पिताजी आपको मार रहे होते हैं उस समय दोस्तों आपकी बहन जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करती है और कोई ऐसी बात जरूर बोल देगी जिससे 2 चप्पल आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगी, ठीक है। तो आपकी जो बहन जो होती है वो उत्प्रेरक होती है, आपके पिताजी को मोटिवेट करती है कि इसको और ठोको, है ना, इसको और ठोको भाई साहब, वही आपके लोह चूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। अमोनिया बनाने में हैबर विधि में काम आता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की दोस्तों बात करूं आपसे तो इसकी खोज करने वाला कौन था, हेनरी बेकुरल आपके खोज करने वाला था। रेडियम की खोज करने वाली कौन थी, रेडियम की खोज करने वाली मैडम क्यूरी, कौन थी दोस्तों, मैडम क्यूरी आपकी रेडियम की खोज करने वाली थी। और रेडियो एक्टिविटी का मतलब है जिस पदार्थ में से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हो वो रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके आयोडीन जो 131 है इसका यूज कहां पर करते हैं, आपके थायराइड गले के कैंसर में आयोडीन 131 का यूज करते हैं, ठीक है। फास्फोरस जो 31 है इसका यूज कहां करते हैं, आपके स्किन संबंधित रोग में, ठीक है। कोबाल्ट 60 का उपयोग आपके ब्लड कैंसर में करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और कार्बन 14 जो है कार्बन डेटिंग पद्धति में जीवाश्म जो है उसके अध्ययन में करते हैं कार्बन 14 का, ठीक है। कोई चीज कितनी पुरानी है, कोई जीवाश्म हमें मिला कितना पुराना है, वो इससे निकलता है कार्बन 14, कार्बन डेटिंग दोस्तों ना। और कोई चट्टान कितनी पुरानी है उसके लिए किसका, कोई चट्टान कितनी पुरानी है, जीवाश्म रहित कोई चीज है तो उसके लिए यूरेनियम का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए कोयला के आपके 4 प्रकार होते हैं, उसमें पहला प्रकार होता है एंथ्रासाइट का, ठीक है। सबसे अच्छा कोयला, सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट, आपको इसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है, ठीक है, धुआं कम करता है ना। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक कौन सा मिलता है, बिटुमिनस मिलता है, आपको छापना है। और कोयले की क्वालिटी में पहला स्थान एंथ्रासाइट का है, सेकंड बिटुमिनस का है, तीसरा लिग्नाइट का है और चौथा आपके पीट का। सबसे खराब कोयला कौन सा, पीट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीएनजी का मुख्य एलिमेंट कौन सा होता है, ये होता है CH4 मीथेन गैस। एलपीजी का मुख्य एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, एलपीजी अगर खुली रहेगी ना आपके घर के अंदर तो आपका बीपी बढ़ जाएगा ना, बीपी बढ़ जाएगा। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, तो एलपीजी का ब्यूटेन प्लस प्रोपेन आपके मुख्य अवयव है। एलपीजी में खुद में कोई गंध नहीं होती है, एलपीजी भारी होती है, ज्वलनशील होती है, कहीं पर लीक हो तो हमें पता लगना चाहिए कि भाई लीक हो रही है, तो इसके लिए उसके अंदर एथिल मर्केप्टोन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं उसके अंदर, उसके दोस्तों अंदर जो है आपके एलपीजी के अंदर जो है उसके अंदर एथिल मर्केप्टोन मिलाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलपीजी खुद गंधहीन होती है, इस बात को नोट करना, एलपीजी खुद गंधहीन है लेकिन ज्वलनशील है, भारी है, निकलने के बाद जमीन पे घूमती है, इसलिए हम उसका पता लगाने के लिए हमें स्मेल आए इसके लिए हम उसके अंदर जो है
एथिल मरकैप्टोन जो है मिला देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस काम आती है? उसमें कौन सी गैस थी आपके? 1984 की बात है, मिथाइल आइसोसाइनेट आपके गैस थी, है ना। इसको मिक गैस भी कहते हैं। बेहोशी करने वाली गैस कौन सी? क्लोरोफार्म CHCl3। ठीक है, जल गैस का फॉर्मूला क्या है? CO+H2 जल गैस है। और उत्पादक गैस पूछूं आपसे, CO+N2, है ना। प्रोड्यूसर गैस है CO+N2, और आपके वाटर गैस कौन सी? CO+H2 है। मीथेन आपके CH4 हो गया दोस्तों ना। एसिड रेन की बात करूं आपसे, तो एसिड रेन का मतलब आपके क्या होता है? जब आपके H2SO4 ऊपर से आए और आपके HNO3 ऊपर से आए, तो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पानी के साथ में आए तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। पीएच मान 5.6 से अधिक होता है और इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। आगरा में ताजमहल का जो रंग हल्का आपके पीला हुआ है, वो इसी का कारण क्या है? एसिड रेन है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों ना। तो ये हमारा आज यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ आपका। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने आपको जो है यहाँ पर धुआंधार रिवीजन करवा दिया।